जो चुनाव आगामी समय में होंगे, जो स्थिति है कांग्रेस की, कितनी सीटें ले पाएगी कांग्रेस? 10 से कम भी जाएगी, 10 से कम ही जाएगी इस बार। कांग्रेस को लोग उखाड़ फेंकेंगे। आपने कहा था कि चुनाव लड़िए जिसमें जो है वो पेंशन लेनी है, तो किस पर बीजेपी का स्टैंड क्या है? तो हो सकता है कि उससे भी बेहतर ऑप्शन आपको हम उपलब्ध कराएं। ओपीएस के मामले में हमने न पहले बोला है, न अब बोल रहे हैं, न बोलने की आवश्यकता है। अब मुख्यमंत्री ओपीएस के मामले में अधिकारियों को कह रहे हैं कि यार ओपीएस से पीछा छुड़वाइए और इसको यूपीएस में कन्वर्ट करिए। आउटसोर्स कर्मचारी जब आपकी सरकार थी ना, तब पॉलिसी बन पाई। आउटसोर्स के बारे में देखिए, पीएम मोदी देहरा आ सकते हैं, कब तक मान के चलने की आने वाले? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि 5 गुटों में बटी है भाजपा, वो लग गई है बीजेपी में कि कौन सीएम होगा। आप अपनी पार्टी चलाइए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। गलतफहमी में रहना है तो रहते रहिए। सेक्रेटरी विधानसभा चली हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ना हटा पा रहे हैं, ना उनको चीफ सेक्रेटरी प्लस बना पा रहे। हमारी सरकार के दौरान भी वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर जब आरोप लगे तो हमने उनको पद से मुक्त किया, हटाया है। और हटाया है, हमने पूछ करके भी हटाया है। हटाया, आदेश किए, हटा दिया। वो व्यक्ति कर सकता है ये काम जो अपने आप ठीक है, ईमानदारी से काम करता है। पहले साल की बजट की अगर आप देखें, उस वक्त की घोषणा वो भी पूरी नहीं हुई, दूसरे बजट की पूरी नहीं हुई, तीसरे बजट की पूरी नहीं हुई, और आप तो अब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का बहाना लगा रहे हैं। जब मिलती थी आपको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, तो उस वक्त काम क्यों नहीं हुए? क्यों संस्थान बंद हुए? क्यों कर्मचारियों की सैलरी पेंशन जो है रोकी गई? क्यों हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के लिए 5 लाख नौकरी का वादा किया था, उसमें से आपने 1 नौकरी भी उनको दी नहीं? दूध का 10 रुपए मूल्य बढ़ाया है, और जो हल्दी है उसका भी 150 रुपए कर दिया न्यूनतम समर्थन मूल्य। हल्दी की पुड़िया के साथ जो है पंसारी बन बैठे हैं। सीएम को बार बार कहते हैं विधानसभा के अंदर कि जो लास्ट साल था आपके कार्यकाल का, उसमें रेवड़ियां बांट दी गई अपने मित्रों को। मित्र की सरकार हमारी नहीं है, आपकी सरकार है। आपने 5,000 करोड़ में लास्ट में जो है वो ऐसे दफ्तर बना दिए जो इसमें कोई भी नहीं, खाली पड़े। मेरे मित्र तो हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता है। पिछली सरकार में जो हिमकेयर योजना है उसमें मर्दों के बच्चेदानी के ऑपरेशन हुए। तो अब जांच करें। अभी सारा योजना को भी बदनाम करने की कोशिश करें। जिंदा है, अभी तक उसको मृत घोषित कर दिया कि सारा योजना का पैसा बंद करना है, तो इसलिए किसी को मृत घोषित कर दो। जो बजट पेश किया है इसको कितनी 10 में से कितने मार्क्स देंगे? तो इसमें तो 0 देते हैं। हिमाचल दस्तक के साथ खास बातचीत के लिए पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे। विधानसभा का बजट सत्र आज समाप्त हो गया है। अलग अलग जो विषय है, हर विषय पर बातचीत करेंगे। सर, बार बार ये आरोप लगा रहे हैं सीएम सुक्खू की जो आरडीजी बंद की गई है उसके चलते ये बजट में जो है हमें थोड़ी सी कमी करनी पड़ी है, छोटा करना पड़ा है बजट। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये बजट इस बात के लिए याद रहेगा पूरे हिमाचल प्रदेश को कि जब से हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया है, लगातार हर वर्ष बजट बढ़ा है। और डेवलपमेंट के लिए भी पैसा होता था, सैलरी पेंशन के लिए भी पैसा होता था, नई योजनाओं के लिए पैसे का प्रावधान होता था। लेकिन ये पहली बार ऐसा बजट प्रस्तुत हुआ है जहां पिछले साल की तुलना में अब की बार बजट 3,500 करोड़ रुपए का कम हुआ है। भले ही वो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को दोषी मानते हैं कि भी वो बंद हो गई, इस कारण से हमको घटाना पड़ा, लेकिन इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी को पहले से जानकारी थी कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो अब की बार हो सकता है बंद हो, क्योंकि टेपरिंग डाउन हो गई थी हमारे कार्यकाल से 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर। तो इसका मतलब है कि केंद्र सरकार बजट में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का जो है वो प्रावधान जो है आने वाले समय के लिए अब कम करना चाह रही है, बंद करना चाह रही है। तो उनको तैयारी उस तरह से करनी चाहिए थी, इसलिए दोष देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बजट आपके हिसाब से जो प्रस्तुत किया है आपने, पहले भी आपने जो बजट जब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती थी, जो घोषणा की थी वो पूरी हुई नहीं। पहली साल की बजट की अगर आप देखें, उस वक्त की घोषणा वो भी पूरी नहीं हुई, दूसरे बजट की पूरी नहीं हुई, तीसरे बजट की पूरी नहीं हुई, और आप तो अब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का बहाना लगा रहे हैं।
लेकिन जब मिलती थी आपको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट तो उस वक्त काम क्यों नहीं हुए, क्यों संस्थान बंद हुए, क्यों कर्मचारियों की सैलरी पेंशन जो है रोकी गई, क्यों कर्मचारियों को पेंशन के साथ साथ में उनके एरिया डीए जो आपने ऐलान किए थे क्लियर नहीं किए, क्यों हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के लिए 5 लाख नौकरी का वादा किया था उसमें से आपने एक नौकरी भी उनको दी नहीं। तो इसलिए आप सिर्फ वक्त निकालते जा रहे हैं, हर झूठ की तलाश में रहते रहे और झूठ की तलाश में रह करके नया झूठ निकालते हैं और जिससे प्रदेश की जनता को आप गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। सर, सरकार दावा कर रही है कि जो पिछले बजट होते थे वो होते थे कि कर्मचारियों के आसपास रहते थे, लेकिन इस बार हमने कोशिश की कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं, दूध का 10 रुपये मूल्य बढ़ाया है और जो हल्दी है उसका भी 150 रुपये कर दिया न्यूनतम समर्थन मूल्य, कि गाँव की तरफ हमारी सरकार जा रही, दावा कर रहे हैं सीएम को, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, प्रदेश की आर्थिकी को सुधारने के लिए आपको काम वो करने चाहिए जिसका व्यापक असर हो। ये हल्दी कहाँ पैदा होगी, कितनी पैदा होगी, आप भाषण दे करके जो है वो हल्दी की पुड़िया के साथ जो है पंसारी बन बैठे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये तमाशा ही एक तरह का है। हाँ, आप दूध के मूल्य की बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो आप गारंटी दे के रखे हैं उस गारंटी को भी पूरा करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे। 5-5 महीने से 4-4 महीने से दूध के पैसे ग्रामीणों को, महिलाओं को, माताओं बहनों को नहीं मिल पा रहे। तो आपकी बातें, जो आपकी फ्लैगशिप योजना है, वही आपकी जमीन पर उतर नहीं पा रही है। आप कितना झूठ बोल करके गुमराह करने की कोशिश करेंगे। सर, एक चीज जो बजट को लेकर के ही है, सीएम को बार बार कहते हैं विधानसभा के अंदर कि जो लास्ट साल था आपके कार्यकाल का उसमें रेवड़ियां बांट दी गई अपने मित्रों को। उन्होंने कहा कि हमने नहीं, हम मित्र की सरकार हमारी नहीं है, आपकी सरकार है। आपने 5,000 करोड़ में लास्ट में जो है वो ऐसे दफ्तर बना दिए जो जिसमें कोई भी नहीं, खाली पड़े हुए हैं अभी। ठीक है, देखिए, जो भी डेवलपमेंट के काम सरकार करती है वो स्थानीय जनता के आग्रह पर, मांग पर, स्थानीय चुने हुए प्रतिनिधियों की मांग पर, विधायकों के मांग पर किए जाते हैं। और स्वाभाविक रूप से चुने हुए प्रतिनिधि ने जहां मांग की और जहां हमको उचित लगा वहां हमने विकास कार्य के लिए पैसा दिया है। हमने कोई गलत नहीं किया है, लेकिन ये उसके बावजूद आप जो ये कहने की कोशिश करते हैं कि मित्रों को, मित्र नहीं, मेरे मित्र तो हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता है। जो जनता ने जहां जो मांग की, उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए मुझे जो उचित लगा मैंने वो किया। हमने हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर योजना शुरू की, तो क्या वो मित्रों के लिए की क्या? लाखों लोगों का जो है इलाज हुआ हिमकेयर के अंतर्गत लाखों लोगों का हिमाचल प्रदेश में इलाज हुआ। और उसको भी आप कहते हैं कि आपने हिमाचल प्रदेश का खजाना जो है जो लुटाया है। लाखों लोगों की जिंदगी बची है, लाखों लोगों की पीड़ा कम हुई है, लाखों लोगों को मदद मिली है, जिनको जमीन घर गिरवी रख करके अपना इलाज करने के लिए विवश होकर के ऐसा कदम उठाना पड़ता था, उनको जिंदगी मिली है। उसको, उस योजना को आप बंद करने जा रहे हैं, उसके लिए भी बोलते हैं कि पैसा लुटाया। तो इसलिए आपकी बातों का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप क्या कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में? विकास पर तो पूर्ण विराम लगा के रखा है, लेकिन उसके बावजूद जहां आपको खर्च करना होता है पैसा अपने हिसाब से, अपने मित्रों के हिसाब से, तो वहां पर खर्च करते हैं। सर, इसी में मेरा सवाल है, आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि पिछली सरकार में जो हिमकेयर योजना है उसमें मर्दों के बच्चेदानी के ऑपरेशन हुए। अभी सीएम ने कुछ देर पहले आंकड़ा दिया, पहले तो आंकड़ा 1-2 का था, 3 व्यक्ति बताए हैं। तो अब उसकी जांच जो है वो करनी पड़ेगी, ये सीएम कह रहे हैं कि आपकी तो अब जांच करें। देखिए, उसमें बड़ा क्लियर किया, मैंने जो जानकारी हासिल की, मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री उस पर जांच करें। कैंसर की बीमारी के लिए कीमोथेरेपी होनी थी, जो पैकेज है उसमें जो है उसमें जो है वो मर्दों की बच्चादानी के का विषय नहीं है। वो विषय ये है कि बच्चादानी का इलाज भी उसी जो पैकेज में आता है, जिस पैकेज के अंतर्गत
महिलाओं की बच्चादानी की अगर कैंसर है या ट्रीटमेंट का उनका कोई ये प्रोसीजर होना है, उसके लिए भी उस पर प्रावधान किया गया है। वो पैकेज का फुल उस शेप में आया है और उस कारण से हिमाचल प्रदेश में जितने भी इस तरह के केसेस हैं, आप उनकी जांच करिए और जांच करने के बाद आप सूचना एकत्रित करो और सूचना एकत्रित करने के बाद फिर मुझे बताइए कि उन लोगों का इलाज हुआ कि नहीं हुआ। जो पेशेंट है वो पेशेंट कैंसर के पेशेंट थे, कीमोथेरेपी उनकी हुई है और वो पैकेज के नाम के कारण जो है वो ये कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है। किसी भी व्यक्ति का उनका ट्रीटमेंट जो हुआ है उनको बुलाओ, उनका एड्रेस मौजूद होगा और पूछो उनको कि भाई आपका ट्रीटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। 19,000 के लगभग वो पैकेज है ट्रीटमेंट का और उस पैकेज के अंतर्गत जो है वो महिलाओं की बच्चादानी का भी ऑपरेशन, बच्चादानी के कैंसर की बीमारी का भी इलाज होता है और उसके अतिरिक्त जो है और बहुत सारी एसोसिएटेड डिजीज का उसमें जो है जो इलाज होता है और कौन सी बीमारी का इलाज वहां पर किया है मुझे लगता है कि जांच करनी चाहिए और उसके बाद लेकिन ऐसी अनाप शराब बातों का कोई अर्थ नहीं है। सर, एक योजना थी आपके टाइम, सहारा योजना, इससे पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आपने जिक्र किया कि जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया और पेंशन नहीं मिल रही है उसको, क्या पूरा मामला? देखिए, मैं उसी बात को लेकर के मुख्यमंत्री उलूल जुलूल आरोप लगा करके, झूठे आरोप लगा करके पहले योजना को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हिमकेयर के साथ भी यही कोशिश हो रही है कि बदनाम किया जाए और उसके बाद हम बोलें कि भाई इस योजना के अंतर्गत तो बहुत गड़बड़ था इसलिए हमने बंद की। सही मायने वो बंद करना चाहते हैं, पहले दिन से बंद करना चाहते हैं। हाउस के अंदर उनने कोई 10 बार बोला है कि बंद नहीं करेंगे, लेकिन हमें मालूम पड़ता है इनकी सोच, काम करने का तौर तरीका हमें अच्छी तरह से मालूम है कि बंद करना चाहते थे। अभी सहारा योजना को भी बदनाम करने की कोशिश करेंगे और बदनाम करने के लिए ऐसे ही बहाने निकालेंगे क्योंकि पिछले 8-8, 9-9 महीने से 1-1 साल से पेमेंट लोगों को, वो पैसा जो उनको इलाज के लिए नहीं मिल पा रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक मरीज का जिक्र, चौपाल का एक नौजवान है, उसको बीमारी है, बेड रिडन है, बेड सोल उसको हो गए हैं और जिंदगी और मौत के बीच में वो जूझ रहा है। उसकी सहारा योजना का पैसा इन्होंने 9 महीने से दिया नहीं और 9 महीने से पैसा नहीं मिलने के बाद क्या है कि उसको मृत घोषित कर दिया। जिंदा है अभी तक, उसको मृत घोषित कर दिया कि सहारा योजना का पैसा बंद करना है तो इसलिए किसी को मृत घोषित कर दो, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि अमानवीय दृष्टिकोण वर्तमान सरकार का है। जो ऐसे गरीब लोग जो बिस्तर पर पड़े हैं और अपना जो है वो इस बीमारी के कारण जो है, जिसके कारण जो है उनको चलना मुश्किल है, काम करना मुश्किल है, उस सहारा योजना के अंतर्गत उनको थोड़ी सी अगर मदद मिलती है, उसमें भी आपने उनको बेसहारा कर दिया, तो मैं समझता हूं कि ये पूर्ण रूप से अमानवीय दृष्टिकोण है। और राजनीति आप करिए लेकिन इतना भी नीचे मत गिरिए, इतना भी नीचे मत गिरिए कि लोग आप पर जो है वो जो है अमानवीय सोच के साथ काम करने वाले मुख्यमंत्री के नाम पर आपको संज्ञा हुई थी। आपने भी इससे पहले जिक्र किया उसका कि पहली बार हुआ कि चीफ सेक्रेटरी विधानसभा चली हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जो 2 पूर्व के जो चीफ सेक्रेटरीज रहे हैं उन पर उन्होंने संगीन आरोप लगाए हैं। एक तो ऐसे हैं कि जो आपके इसमें भी चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएं। और भ्रष्टाचार पर के आरोप लगाए हैं उन्होंने कि इसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई है। देखिए, एक तो मैं यही कहूंगा कि वर्तमान चीफ सेक्रेटरी जो एडिशनल चार्ज के साथ है, मुख्यमंत्री की हालत देखिए कि हालत यह है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है लेकिन एडिशनल चार्ज उनको चीफ सेक्रेटरी का देके रखा है। ना हटा पा रहे हैं, ना उनको चीफ सेक्रेटरी फुल फ्लैज बना पा रहे हैं और ऊपर से ये जो गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे, और आरोप लगाने वाले व्यक्ति भी वही हैं जो उनकी ही पार्टी के साथ भूत पार का रिश्ता रखते होंगे, वकील हैं। उन्होंने आरोप लगाया नहीं, डॉक्यूमेंट के साथ उन्होंने वो सारे कागज पेश किया और उसके बाद पुलिस स्टेशन में जाकर के शिकायत की है। आपको जांच करनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए सबसे सर्वोच्च पद पर
कोई अधिकारी आपकी सरकार में है जिसको आपका संरक्षण है, आपका पूरा वो एडवाइजर है, उसके बावजूद जो है उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, तो जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं अगर गलत लगाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है, अगर आरोप ठीक लगाए हैं तो जिस पर लगे हैं तो उन पर कार्रवाई बनती है। ना एक को पूछ पा रहे, ना दूसरे को पूछ पा रहे, और ऊपर से फिर उन सारी चीजों को घुमा फिरा करके बहुत जगह और अधिकारियों के ऊपर ये करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जहां आरोप जहां लगे हैं, जिस तरह के लगे हैं, पहली जांच तो वहां से होनी चाहिए, तो वहां से शुरू करो। और उसके बाद अगर वो आपको लगता है कि भाई दूसरे अधिकारियों के ऊपर जो आरोप लगाए हैं उस पर आपको लगता है गड़बड़ हुई है, तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। हमारी ओर से तो आप सत्ता में हैं, हम आपको पूरा अधिकार है, लेकिन ये भी तो बात सत्य है कि आप ना ये कर पा रहे ना वो कर पा रहे और निर्णय की स्थिति में है। हमारी सरकार के दौरान भी वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर जब आरोप लगे तो हमने उनको पद से मुक्त किया है, हटाया है, और हटाया है हमने पूछ करके नहीं हटाया है, हटाया, आदेश किए, हटा दिया। वो व्यक्ति कर सकता है ये काम जो अपने आप ठीक है, ईमानदारी से काम करता है। वो व्यक्ति नहीं कर सकता है जिसको लगता है कि अगर मैं ये कदम उठाऊं तो मेरे लिए क्या परेशानी होगी। सर, जो डाउटफुल इंटेग्रिटी वाले जो अधिकारी है, क्या तुरंत प्रभाव से हटाने की जरूरत है? क्योंकि आप खुद भी पूर्व सीएम रहे हैं, जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पुराने एक और अधिकारी पुराने उन्होंने गिराया, बाल्दी जी का जिक्र किया उन्होंने, तो ऐसे अधिकारी भी उन्होंने लपेटे जो बहुत पहले रिटायर हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ऐसा है कि जिस तरह के, एक तो मैं ये कहूंगा कि जो वर्तमान के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जवाबदेही पहले उनकी है, अपने आरोप को किसी के ऊपर भी वो लगाते फिरे, इसके ऊपर उसके ऊपर, अगर वो भी जांच के दायरे में अगर सारी चीजों को लेकर के इन्वेस्टिगेट करने का अगर गंभीर आरोप है तो मुख्यमंत्री उस पर जांच करने के लिए उनको क्या कठिनाई है। लेकिन अपने ऊपर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों को छुपाने के लिए हम दूसरे पर आरोप लगाते रहें तो वो भी बात उचित नहीं है। किसी को इतना भी छूट नहीं मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात तो मुख्यमंत्री जी को तो इतना ही इस सारे मामले में जो है वो बेबस है, लाचार हैं, कोई फैसला करने की स्थिति में नहीं हो पा रही। सर, पॉलिटिकली कुछ सवाल लेंगे क्योंकि अब चुनाव को भी काफी कम वक्त रह गया है। पिछली सरकार को हमेशा कोशिश रहती है कांग्रेस की कि ये कर्मचारी विरोधी है। एक पुराना भाषण भी आपका जो है वायरल किया जाता है, उसमें आपने कहा था कि चुनाव लड़िए जिसने जो है वो पेंशन लेनी है। अब सर, जो ओपीएस वाला मुद्दा है, ओपीएस पर बीजेपी का स्टैंड क्या है? देखिए, हमारे स्टैंड को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने उस वक्त भी कर्मचारियों से विनम्र आग्रह किया था, आप धैर्य रखिए, आपके लिए कोई अच्छा ही सोच रहे हैं। केंद्र सरकार के समक्ष हमने सारा विषय बड़ा जोरदार ढंग से रखा था। ओपीएस का हमने विरोध ना तब किया है ना आज कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि हो सकता है कि उससे भी बेहतर ऑप्शन आपको हम उपलब्ध कराएं। लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ कुर्सी हासिल करने के लिए ओपीएस की घोषणा कर दिया, हम लागू करेंगे, और उसके बाद कांग्रेस को उसका एडवांटेज भी हुआ। तो निश्चित रूप से मैं उस सारी चीज को लेकर के कहने नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं, ओपीएस के मामले में हमने ना पहले बोला है, ना अब बोल रहे हैं, ना बोलने की आवश्यकता है। लेकिन आने वाले समय में 2027 के बाद जो इम्पैक्ट, फाइनेंशियल इम्पैक्ट आएगा, वो तो 2027 के बाद आएगा फाइनेंशियल इम्पैक्ट। तो उस सारी चीज को लेकर के मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाहते हैं। हमने जब देखा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति इस तरह की नहीं बन पा रही है तो हम नहीं कर पाए। हम झूठ नहीं बोल सकते थे, हम गलत नहीं बोल सकते थे, हमने कहा कठिनाई है। अब मुख्यमंत्री ओपीएस के मामले में अधिकारियों को कह रहे हैं कि यार ओपीएस से पीछा छुड़वाइए और इसको यूपीएस में कन्वर्ट करिए। बार बार कह रहे हैं कि भाई यूपीएस में इसको कन्वर्ट करिए। वो फाइनेंशियल लायबिलिटी को ट्रांसफर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के अपने आप मुख्यमंत्री जी ही स्पष्ट नहीं हो पा रहे कि अब करें क्या। बाहर बोलते हैं कुछ, लेकिन अधिकारियों ने, मेरे पास एक ने नहीं कहा, कई ने कह दिया कि मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि वर्कआउट करो कि कैसे इस लाइबिलिटी को ट्रांसफर करके जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डाल सकते हैं यूपीएस के माध्यम से। तो इन सारी चीजों को लेकर जवाब पर अभी कानून भी नहीं बना है।
तो क्या लगता है आपको, ऐसा नहीं कि पॉलिटिकली जब चुनाव हो उस वक्त इसको मुद्दा बनाया जाए? ये देखिए, ऐसा है कि ओपीएस के नाम पर जितना उन्होंने करना था वो कर दिया। अब इसके बाद हर वक्त ये मुद्दा रहेगा, ये आवश्यक नहीं है। सर दूसरा, आउटसोर्स कर्मचारी, जब आपकी सरकार थी ना तब पॉलिसी बन पाई, हालांकि कोशिशें होती रही, हजारों कर्मचारी आए थे इसी विधानसभा के बाहर। इस सरकार को भी 3.5 साल हो गए हैं। आज सीएम साहब ने कहा है कि ये सरकारी कर्मचारी नहीं है और इनके लिए पॉलिसी बनाना कठिन है। क्या स्टैंड है? आउटसोर्स के हजारों कर्मचारी प्रदेश में, कुछ आपके टाइम लगे थे लेकिन इस सरकार में वो कुछ कर्मचारी निकाल दिए गए हैं, तो आउटसोर्स पर क्या स्थिति है? क्या वो आउटसोर्स के बारे में देखिए, तो हमने एक बात कही थी, जो लगे हैं उनको निकालेंगे। हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर था। और उसके बाद हमने आउटसोर्स के मामले में ये तय किया था कि हम जो है एक ऐसा मैकेनिज्म करेंगे, लगभग जो हरियाणा में जिस प्रकार का मैकेनिज्म उन्हें डेवलप किया है, और उस तर्ज पर जो है हिमाचल प्रदेश में भी आउटसोर्स कर्मचारियों को एक मतलब स्थायी जैसी व्यवस्था रहे, उन सारी चीज पर हमने वर्कआउट करने की कोशिश की थी। हाँ, पॉलिसी बनाने में कठिनाई है क्योंकि उसमें कोर्ट के अनेक फैसले हैं, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, जिसके कारण बाधा है उसमें। लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक रास्ता तो ऐसा कर सकते थे हम कि जिससे उन कर्मचारियों को कम से कम एश्योर्ड एक जो है वो लंबे समय तक काम करने के लिए सरकार में एक अपॉर्चुनिटी मिले, अवसर मिले, ताकि वो परिवार का पालन पोषण कर सके। यहाँ तो 10,000 के लगभग आउटसोर्स कर्मचारी हमने हटा दिए, तो ये चिंता का विषय है। सर सैलरी भी कम की गई, आपकी सैलरी भी कम कर दी गई। अभी तक इम्पैक्ट इस महीने से होगा। क्या ये जो डेफर वाला निर्णय है सही मानते हैं आप? देखो, जहां तक जो डेफर किया है इन्होंने, जो डीजीपी की, चीफ सेक्रेटरी की, देन आईएएस ऑफिसर्स की, देन चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स एंड एमएलएस की जो डेफरमेंट की बात कही है, हम तो उसमें विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या कानून की नजर में ये व्यवहारिक संभव है? व्यवहारिक रूप से इस बात को भी सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने कोविड में सैलरी काटी थी और लोग हाई कोर्ट में गए, गवर्नमेंट हारी, लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, हारे, और गवर्नमेंट को अल्टीमेटली 6% इंटरेस्ट के साथ वो पैसा देना पड़ा। तो ऐसी स्थिति यहां पर भी आ सकती है हिमाचल प्रदेश में। लेकिन डेफरमेंट सैलरी का जिस प्रकार का एक फैसला लिया है, उस फैसले का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि क्या लीगली ये सर्वाइव करेगा ये फैसला? क्या सर, आप दिल्ली गए थे, चर्चा है कि पीएम मोदी देहरा आ सकते हैं, कब तक मान के चलने की आने वाले? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि प्रधानमंत्री जी से मिलना हुआ, मिलकर के बातचीत हुई, और स्वाभाविक रूप से एक कर्सी के नाते मैंने कहा कि अभी आप चुनाव में व्यस्त रहेंगे, लेकिन चुनाव के बाद आप हिमाचल प्रदेश का भी दौरा बनाएं, और क्या वहां पर क्या कुछ एक्टिविटीज है जो की जा सकती है। तो उनने पूछा भी मुझसे, तो उनने जब पूछा तो मैंने उनको जानकारी दी कि 2 चीजें, एक तो पार्वती प्रोजेक्ट का जो हमारा एनएचपीसी के माध्यम से बन करके 800 मेगावाट का है, उसका इनॉग्रेशन हो सकता है। दूसरा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग लगभग तैयार है, उसका इनॉग्रेशन हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा, जल्दी कोशिश करूंगा। इसके बाद जब इसका इस चुनाव के दौर से फारिग होने के बाद उसके बाद विचार करेंगे। देर आएंगे? मुझे लगता है कि अब देखिए, वो तो पीएमओ तय करेंगे क्या कहाँ आना। उन्हें एक जगह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में आने का बन सकता है। सर पॉलिटिकली सवाल है, हर 1 महीने 15 दिन के बाद सीएम का एक आता है आप पे पलटवार कि 5 गुटों में बटी है भाजपा। एक तो आपके बड़े वरिष्ठ नेता है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उनका भी जिक्र करते हैं कि होड़ लग गई है बीजेपी में कि कौन सीएम होगा। तो ये जो 5 गुटों में बट रही बीजेपी, इसको किस तरीके से देखते हैं आप सीएम के बयान को? ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी को इन सारी चीजों का एक आदत है, कई गुटों में बंटाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के अलग अलग नेताओं को अलग अलग फुसला करके कहते हैं कि हम जयराम ठाकुर को हम देख लेंगे, आप आगे बढ़िए, मैं तो चाहता हूं आप बने। दूसरे नेता को आएंगे, दूसरे उसको भी ये बोलेंगे। आप अपनी पार्टी चलाइए। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो सक्षम है, ना गुट है, ना कोई और चीज है। यहाँ एकजुट है भाजपा, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। हमारी पार्टी का फैसला हमारी पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी करते हैं, अमित भाई जी करते हैं, और इसलिए
मुझे नहीं लगता है कि इन सारी चीजों में अपना एनर्जी जाया करना चाहिए। गलतफहमी में रहना है तो रहते रहिए, भाजपा एकजुट है, लेकिन आपके ही मंत्री कह रहे हैं कि इनकी वजह से हम सरकार में नहीं आए। सर, सीएम साहब बार बार आपको मिस्टर कूल कहा जाता है, कम से कम 10 बार सीएम कह चुके हैं अंदर कि आपको दवाई खाने की जरूरत है, बीपी की दवाई। तो ऐसे उनका जब फालतू जैसा ऐसा कुछ बात कहनी होती है तो वो बात कहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विधानसभा के अंदर जब मैं कोशिश करता हूं अपनी बात रखने की, जब सुनी नहीं जाती है, सुनने के साथ साथ मैं बिल्कुल बोलने का मौका नहीं दिया जाता, तो हम थोड़ा ऊंचे बोलते हैं, जो मेरे स्वभाव के अनुरूप नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मुझे तो बोलना है, अपनी बात कहनी है। जब नहीं सुनी जाएगी तो ऊंचे बोलना पड़ेगा, तभी जाकर सुनाई देगा। तो इसलिए हमने ऊंचे बोला भी कई बार बीच में, लेकिन हमारा गुस्सा किसी बात को लेकर के नहीं है। प्रदेश की जनता की आवाज है कि जो गलत फैसले हो रहे हैं उस पर आप जिम्मेवारी के साथ उन फैसलों का विरोध करिए, और जन विरोधी फैसलों का हम डट करके विरोध करते हैं विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के सर, चौथा बजट पेश हो गया है, अब तो आखिरी साल धरना प्रदर्शन होते हैं, और जो आपने कहा कि मिस्टर कूल से थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब क्या लगता है आपको जो चुनाव आगामी समय में हो गए, जो स्थिति है कांग्रेस की, कितनी सीटें ले पाएगी कांग्रेस? जो स्थिति देखिए, कांग्रेस को लोग उखाड़ फेंकेंगे, आप ये मान करके चलिए। ना इधर देखेंगे ना उधर देखेंगे। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान स्थिति में यह है कि कांग्रेस न्यूनतम स्तर पर जाएगी सीटों के मामले में। कितनी? मतलब बहुत आज तक, मतलब जितनी कभी नीचे नहीं गई थी वैसी स्थिति में जाएगी। हाँ, 10 से कम भी जाएगी, 10 से कम ही जाएगी इस बार, ऐसे हालात बनेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ माहौल पूरे प्रदेश भर में बना हुआ, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को लोग बिल्कुल उखाड़ देंगे। तो जो बजट ये पेश किया है, इसको कितने 10 में से कितने मार्क्स देंगे? तो इसमें तो शून्य देते हैं, बिल्कुल पूर्ण रूप से शून्य है।